हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एनवायरमेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन 5 जून 2025 को एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस के आंसर की डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एचपीजी के है सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रीत, बेगार, अस्पृश्यता और मुख्यतः कोली समाज के साथ भेदभाव के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया? तो ये व्यक्ति थे पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव एक फ्रीडम फाइटर रहे हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने काफी संघर्ष किया कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, भेदभावों को समाप्त करने के लिए। इसके अलावा हिमाचल को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पंडित पद्मदेव, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पंडित पद्मदेव ने ही सुकेत सत्याग्रह भी किया था 1948 में। सुकेत सत्याग्रह। पंडित पद्मदेव को कविराज के नाम से जाना जाता है। कविराज। वैद्य सूरत सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया है। वैद्य सूरत सिंह ये सिरमौर जिला से थे। इन्हें सिरमौर प्रजामंडल का संस्थापक माना जाता है। सिरमौर प्रजामंडल का संस्थापक। 1942 में इन्होंने पजौता मूवमेंट में भाग लिया था। पजौता मूवमेंट जो सिरमौर में हुआ था, किसान आंदोलन था, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वैद्य सूरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड स्पीति, लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयाज? लाहौल स्पीति द फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयाज, ये बुक किसने लिखी? इस बुक के रचयिता कौन है? ये पुस्तक लिखी है एस.सी. वाजपेयी द्वारा। एस.सी. वाजपेयी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओसी हांडा, ऑप्शन सी में दिया है ओसी हांडा। ओसी हांडा के द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। इंपॉर्टेंट एक तो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये पुस्तक लिखी गई है ओसी हांडा के द्वारा। एक और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ये पुस्तक लिखी गई है। 2 पुस्तकें लिखी गई है इंपॉर्टेंट ओसी हांडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वोटर टू कास्ट वोट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस? भारतीय चुनावों के इतिहास में सबसे पहला मतदाता का नाम क्या है? जो पहले मतदाता थे वो हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। उनका नाम था श्याम शरण नेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्याम शरण नेगी। इनकी अभी कुछ वर्ष पहले इनकी अभी डेथ हो चुकी है। श्याम शरण नेगी ये पहले वोटर थे भारत के। इन्होंने सन 1951 में भारत की पहली लोकसभा का पहला वोट डाला था इन्होंने, तभी ये फर्स्ट वोटर कहलाते हैं। 1951 में इन्होंने अपना पहला वोट डाला था, पहले मतदाता थे। ऑप्शन बी। यशवंत सिंह परमार, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री। इन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का निर्माता इन्हें कहा जाता है, वाई.एस. परमार को। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से थे। 1952 में ये पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। खास बात यह है कि इन्होंने संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया था। जब संविधान बना था भारत का, संविधान सभा थी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया था यशवंत सिंह परमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी में नागर प्रकार का मंदिर त्रिलोकीनाथ निम्न में से किस राजा रानी द्वारा बनाया गया था? यहां से एक बात तो क्लियर होती है, जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है उसका जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो नागर शैली में है। नागर प्रकार में है, नागर टाइप में, नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर ये किस राजा द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सुल्ताना देवी द्वारा। यहाँ सुल्तान लिखा है, सुल्ताना देवी भी है कहीं जगह पे। सुल्तान देवी द्वारा त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंडी की रानी थी। अजबर सेन की क्वीन थी, अजबर सेन की रानी थी। अजबर सेन की ये रानी थी जिनका नाम था सुल्तान देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ऑब्लिक राज्य क्षेत्र गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित था? द एम्पायर और कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिचुएटेड ऑन द कॉमर्शियल रूट्स फ्रॉम द गैंजेटिक प्लेन्स टू सेंट्रल एशिया? तो ये साम्राज्य था अदुम्बराज। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी अदुम्बराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान? तो ये रियासत थी जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है, धामी रियासत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। धामी रियासत की स्थापना की थी पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंदपाल ने। गोविंदपाल। भज्जी रियासत यहाँ पे दिया गया है। भज्जी प्रिंसली स्टेट जो भज्जी रियासत थी, इसकी स्थापना की थी चारू ने। चारू कुटले रियासत के वंशज थे ये,
चारू ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी? केउंथल रियासत की स्थापना गिरिसेन ने की थी। गिरिसेन ने केउंथल रियासत की स्थापना की थी। गिरिसेन कौन था? गिरिसेन बीरसेन का छोटा भाई था। बीरसेन कौन था? सुकेत रियासत के संस्थापक थे बीरसेन, उसका छोटा भाई था गिरिसेन, जिसने केउंथल रियासत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द क्राफ्ट्समैन ऑफ लक्षणा देवी, महिषासुरमर्दिनी, शक्ति देवी एंड गणेशा एंड नंदीज लार्ज इमेजेस ऑफ टेम्पल्स एट भरमौर एंड छतराड़ी चंबा। चंबा के भरमौर और छतराड़ी में मंदिरों में, छतराड़ी के मंदिरों में लक्षणा देवी, शक्ति देवी एवं गणेश और नंदी के वृहदकार मूर्तियों का मूर्तिकार कौन था? तो इसमें जो शिल्पीकार था, शिल्प जो बनाई थी, मूर्तिकार था, वो था गुग्गा शिल्पी। फेमस नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुग्गा शिल्पी। गुग्गा शिल्पी किसके शासनकाल में था? तो गुग्गा शिल्पी राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में हुआ। मेरुवर्मन के शासनकाल में। ओके, मेरुवर्मन का टेन्योर था 680 एडी के आसपास। इसे भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा मेरुवर्मन को माना जाता है। इसने चंबा शहर तक अपना विस्तार कर लिया था, अपने राज्य का विस्तार। इसने ही जो भरमौर का मणिमहेश मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर यहाँ पे बताया गया है, और गणेश टेम्पल है, नरसिंह टेम्पल है, और छतराड़ी में जो शक्ति देवी टेम्पल है, इन मंदिरों का निर्माण मेरुवर्मन के द्वारा ही किया गया था। इसका जो मेन शिल्पीकार था वो था गुग्गा शिल्पी, जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ अलीवाल, अलीवाल का युद्ध निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ अलीवाल ये सिख और ब्रिटिश के बीच में ये वॉर हुई थी, ये बैटल हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिख्स एंड ब्रिटिश, ब्रिटिश और सिखों के बीच में ये बैटल ऑफ अलीवाल हुई थी। कब हुई थी? 1846 में, 28 जनवरी 1846 में, 1846 में बैटल ऑफ अलीवाल हुई थी। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। बैटल ऑफ अलीवाल में सिखों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सिखों का प्रतिनिधित्व किया था, सिखों को लीड किया था रणजोत सिंह मजीठिया ने। ओके, रणजोत सिंह मजीठिया ने। और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लीड करने वाले थे वो थे हैरी स्मिथ। ओके, हैरी स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमालय वर्णमाला पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस सीमा के साथ चलती है? द ग्रेट हिमालयन रेंज रन्स अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है हिमाचल प्रदेश में, वो ईस्टर्न बाउंड्री के साथ चलती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ईस्टर्न बाउंड्रीज। ओके, पूर्वी जो सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस एंड फर्टाइल वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? निम्न में से चंबा की कौन सी घाटी सर्वाधिक जनसंख्या वाला और उपजाऊ घाटी है, जहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है और उपजाऊ भी है? ये तो रिलेटेड चीजें हैं। जहाँ मिट्टी फर्टाइल होगी वहाँ पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जैसे इंडिया में गैजेटिक प्लेन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर मिट्टी फर्टाइल होगी, वहाँ पे फसलें ज़्यादा होगी, तो वहाँ लोग भी ज़्यादा बसेंगे। फर्टाइल होगी मिट्टी तो वहाँ पे पानी के सोर्सेज भी होंगे। तो चंबा की कौन सी घाटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो घाटी बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है? तो ऐसी घाटी होती है नदी के साथ, क्योंकि नदी लाती है अपने साथ मिनरल्स और मिट्टी। तो ये है रावी वैली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रावी वैली। ये बहुत फर्टाइल वैली है और मोस्ट पॉपुलेटेड भी यही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या चंबा की रहती है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑन 1 जून 1939? प्रथम जून 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? हिमालयन रियासती प्रजामंडल के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव, जिनके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। पंडित पद्मदेव हिमालयन रियासती प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे। 1939 में ये प्रजामंडल इन्हीं के द्वारा फॉर्मेट किया गया था, फॉर्मेशन हुई थी हिमालयन रियासती प्रजामंडल की। इसके अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव शिमला से थे, शिमला के रोहड़ू से। इसकी स्थापना पंडित पद्मदेव और इनके साथ थे भागमल सोटा, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भागमल सोटा। उसके बाद 1939 में ही कुनिहार प्रजामंडल बना, धम्मी प्रजामंडल 1939 में बना, सिरमौर प्रजामंडल 1939 में, इसके बाद बुशहर प्रजामंडल 1945 में जाके बना। प्रजामंडल की ऐसे फॉर्मेशन होती रही। अगला क्वेश्चन है, द गुजर्स आर आइडेंटिफाइड बाय जनरल कनिंगम विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ द ईस्टर्न टाटार्स? जनरल कनिंगम ने गुजरों की पहचान पूर्वी टाटरों की निम्नलिखित में से किस जनजाति से की है? कुषाण और येची जो कि
ट्राइब है ईस्टर्न टाटास की, यहां से पहचान की है गुर्जर की कनिगम ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरैत, उजगजामा, फिल्ली और चंग ग्रेभिकार निम्नलिखित में से किस के प्रकार हैं, किसके रूप हैं ये? उजगजामा है, फिल्ली है, खरैत है, ये डांस के फॉर्म्स हैं, डांस के प्रकार हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा डांस। उजगजामा ये ट्रेडिशनल फोक डांस है कुल्लू का। ओके, कुल्लू का ट्रेडिशनल फोक डांस है उजगजामा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सन 1972 से पहले किसी भी प्रदेश विधानसभा अथवा प्रादेशिक परिषद का सदस्य नहीं रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग नेवर रिमेन्ड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और टेरिटोरियल काउंसिल बिफोर 1972? देखिए इनमें से जो लता ठाकुर है ये एमएलए थी लाहौल स्पीति से, लाहौल स्पीति से एमएलए थी ये। 1972 की हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की ये मेंबर थी। ओके, 1972 में ये एमएलए बनी थी, तो 1972 से पहले ये मेंबर नहीं थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, 1972 में बनी थी ये। बिफोर 1972 पूछा है तो 1972 में ये बनी थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1972 से पहले नहीं थी, सदस्य नहीं थी। ओके, ऑप्शन में शरणा शर्मा दिया गया है, ये पॉलिटिशियन भी थी हिमाचल प्रदेश से और फ्रीडम फाइटर भी रही हैं, ये एमएलए रही हैं कई बार। ओके, 1972 से पहले भी ये एमएलए चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का लास्ट क्वेश्चन है ये एचपीजीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स वाज द थर्ड ट्राइब दैट एंटर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति कौन सी थी? हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली जो तीसरी जनजाति थी, थर्ड जो ट्राइब थी, वो थी आर्यन। आर्यन को माना जाता है, हिस्टोरियन मानते हैं कि आर्यन ये सेंट्रल एशिया से हिमालय में आए थे। ओके, हिमाचल प्रदेश में आए थे। पहले जो हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं, मूल निवासी जिन वो हैं कोल। ओके, थर्ड जो जनजाति हिमाचल ये हिमालय आई थी वो थी आर्यन। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन एचपीजीके के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर रिमूव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्रे लिस्ट ऑन अक्टूबर 27, 2023? निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था अक्टूबर 27, 2023 को? ये कंट्रीज हैं जिनको ग्रे लिस्ट से हटा दिए गए हैं, पनामा, जॉर्डन, अल्बेनिया एंड कैमन आइलैंड। ये कंट्रीज ग्रे लिस्ट से हटा दी गई हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF कहते हैं, IVF ट्रीटमेंट? कौन सी स्टेट है, जो राज्य है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF उपचार में देश का प्रथम राज्य बना है, मुफ्त IVF के उपचार करेगा? ये स्टेट है गोवा स्टेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोवा। गोवा गवर्नमेंट फ्री IVF उपचार करेगी। ओके, ऑप्शन बी। यहाँ से आप एक चीज और सीख सकते हैं, IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की फुल फॉर्म है। ये संतान पैदा करने की फर्टाइल करने की एक टेक्निक है। ओके, गोवा की कैपिटल क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? इंटरनेशनल बुकर प्राइज काइरोज बुक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जीता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो टॉम्ब ऑफ द सेंट दिया गया है, ये पुस्तक गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी, नोवेल है ये। इसको 2022 में, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी हुई थी, 2022 में इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये 2022 में मिला था, 2024 में काइरोज को मिला। ओके, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सिक्योर्ड टॉप स्पॉट ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? किस देश ने वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? कंट्री आइसलैंड सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आइसलैंड कंट्री। सेकंड पे रहा नॉर्वे और थर्ड पे रहा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी was the theme of the which of the following? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। निम्न में से किसका थीम था, किसका विषय था? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये थीम थी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, वर्ल्ड वाटर डे की या वर्ल्ड हेरिटेज डे की? तो डिस्कवर यानी खोज, विविधता की खोज करें और अनुभव करें,
तो ये वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। 22 मार्च को वाटर डे, 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर लॉन्च्ड इन केरला? केरल में आरंभ किए गए भारत के प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अध्यापक अध्यापिका का नाम क्या है? केरला में फर्स्ट एआई टीचर लॉन्च हुआ है, उसका नाम है आइरस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आइरस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा वर्मा वाज अवॉर्डेड विद सरस्वती सम्मान 2023 फॉर विच ऑफ हिज राइटिंग और नोवेल? प्रभा वर्मा को अपनी किस कृति पर सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था उनकी नोवेल रुद्रा सत्विकाम के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रुद्रा सत्विकाम के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा एक पोइट हैं, कवि हैं ये। ओके, अगला क्वेश्चन है, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 हैज बीन अवॉर्डेड टू विच स्टेट? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? महाराष्ट्र विन्स बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड 2024, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 महाराष्ट्र ने जीता, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग 2024? विश्व आर्थिक रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 2024 में इंडियाज इकोनॉमी रैंक्ड 5th, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5वां रैंक था इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ओके, 2024 में। अभी 2025 में इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है, अब भारत 4th रैंक पर है। ओके, 4th रैंक है भारत का। भारत की जो जीडीपी है यूएसडी में वो है $4.19 ट्रिलियन। ओके, ट्रिलियन यूएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रमुख भारतीय बैंक ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियस के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की? विच मेजर इंडियन बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू बिकेम सिग्नेचरी ऑफ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, जिसे पीसैफ कहा जाता है। ओके, ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर अवार्ड्स 2025? भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि किस चलचित्र, किस फिल्म को मिला है? ये फिल्म है किरण राव की लापता लेडीज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ ट्राई? ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन जून 20th 2024। जून 2024 में भारतीय टेलीकॉम नियामक आयोग ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिस्टर अतुल कुमार चौधरी को न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, न्यू सेक्रेटरी हैं ट्राई के अतुल कुमार चौधरी, ये अपॉइंट हुए थे लास्ट ईयर 2024 में जून मंथ। ओके, इन्होंने सक्सीड किया था रघुनंदन को। ओके, मिस्टर रघुनंदन को इन्होंने सक्सीड किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री बिकेम द 190th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ऑन Feb 2024? कौन सा देश 20 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? ये कंट्री है रिपब्लिक ऑफ माल्टा, माल्टा देश है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 119वां देश बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनने पे, इसका मेंबर बनने पे। ओके, माल्टा कंट्री, माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने वाला 32वां देश बना है? विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एंड बिकेम इट्स 32nd मेंबर? स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो, ये 32वां मेंबर बन गया है
नाटो का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाटो की फुल फॉर्म आपको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो को एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे एस्टेब्लिश किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स क्लिंच्ड द यूरोपिया लीग टाइटल ऑन मई 22, 2024? निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2024 में 22 मई 2024 को यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम किया? यूरोपा लीग 2024 अटलांटा ने जीता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अटलांटा। इसके बाद है हिंदी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी का। नागरी लिपि को नंदी नागरी किस दिशा में कहा जाता है? दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। ओके, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसका उपयोग मिला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहम किस प्रकार का स्वर है? ओहम प्लुत स्वर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण जो है दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय तक किया जाता है। उच्चारण के लिए जैसे ओम का अगर आप उच्चारण करेंगे तो इसमें ओ जब आप बोलते हैं तो उसको थोड़ा लंबा खींचते हैं, जिससे यह प्लुत स्वर बन जाता है। ओके, तो ये प्लुत स्वर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अनुशासन शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, तो अनुशासन में अनु उपसर्ग है, अनु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। सभा शब्द के लिए किस प्रकार की संज्ञा है? सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सभा, सभा एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है सभा। ओके, क्योंकि अगर जातिवाचक संज्ञा अगर देखें, इन चारों ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा ही इन सभा शब्द के जो संज्ञा का प्रकार है इसके सबसे ज्यादा नजदीक जो लगती है वो जातिवाचक संज्ञा ही लगती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट समूहवाचक संज्ञा है। सभा एग्जैक्टली समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो हम इसमें चारों ऑप्शन में से किसी को भी सही नहीं मानेंगे, ये समूहवाचक संज्ञा ही हम मानेंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा लग रही है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे पर्वत है, अब पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, सब अलग अलग नाम के पर्वत हैं, लेकिन सभी नाम के पर्वतों को हम रिप्रेजेंट करते हैं पर्वत कहकर। उसी प्रकार से जैसे बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन इन सभी नदियों को हम एक नदी कहकर इन सभी नदियों को पुकारते हैं। ओके, तो नदी तो इनकी जातिवाचक संज्ञा है। ओके, तो उसी प्रकार से सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, ये समूह का बोध कराती है हमें। जैसे टीम हो गया, आयोग हो गया, समिति हो गई, सभा हो गई, ये सारे उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा के। तो इसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, समूहवाचक संज्ञा है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। अनुदित इसमें संज्ञा शब्द है, ऑप्शन विशेषण शब्द है अनुदित, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुदित। इतिहास अगर देखें हम तो इतिहास शब्द ये एक नाउन है, एक संज्ञा है। करुणा भी एक संज्ञा है और ध्वनि भी एक नाउन है, ये भी संज्ञा है। तो यहाँ पे अनुदित ही एक विशेषण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। वृद्धि शब्द का सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। वृद्धि, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द होगा, उल्टा शब्द होगा क्षय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्षय। अगला क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। चंद्रहास, चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द होगा असी। असी का मतलब होता है स्वॉर्ड यानी तलवार, तो इसका असी यानी अंदरहास, चंद्रहास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, असी। अगला क्वेश्चन है गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना यानी कम दिखाई देना, दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी। हिंदी भाषा का विकास किससे है? हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। अपभ्रंश यानी शौर्य यानी अपभ्रंश, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सबसे पहले आती है संस्कृत। संस्कृत से विकास क्रम, संस्कृत से पाली का विकास क्रम होता है। पाली से अपभ्रंश का विकास होता है, सॉरी, पाली से प्राकृत होता है, प्राकृत से अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश से फिर प्रारंभिक जो वर्तमान या प्राचीन प्रारंभिक हिंदी है वो आती है। ओके, इस सीरीज में दिया है यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है?
देखिए मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन उड़िया भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देवनागरी लिपि उड़िया भाषा की नहीं है। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 41 41 क्वेश्चन है 41। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लेट अस नॉट गो आउट इन द आफ्टरनून, इट फिलिंग द ब्लैंक्स टुडे। इट इज, इट हैज टू व्हाट, ये तो नहीं होगा, इट हैज टू व्हाट, इट बीइंग हीट टुडे, ये भी सेंस नहीं होती। इट इज टू व्हाट टुडे, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, इट इज टू व्हाट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। As the flash of filling the blanks guns light up the border, the army got alert. As the flash of the guns light up the border, the army got alert. Option C the आएगा इसमें। Next question number 43. Select the correct option to fill in the blank. The filling the blanks, I work, the filling the blanks will be my performance. Simple है, the harder I work, the harder I work, the better will be my performance. जितना मैं हार्ड वर्क करूंगा उतनी ही मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हार्डर एंड बेटर। क्वेश्चन नंबर 44। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दीपा टेक्स स्पेशल सेशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एडिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, हर रूटीन प्रैक्टिस। दीपा टेक्स स्पेशल सेशंस इन एडिशन to her routine practice. Next question है, read the following jumbled sentences and rearrange them into the meaningful paragraph. First है, fruits are also a rich source of fiber that keeps our digestion in order. It means if you don't want constipation, consume fruits. Fruits provide essential vitamins and minerals to us. Avocado, for instance, is considered as ideal food for babies. These elements supports growth एंड हेल्थ। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस हमारा, फ्रूट्स प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल टू अस, प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद दीज एलिमेंट्स सपोर्ट ग्रोथ एंड हेल्थ, जो एलिमेंट्स है विटामिन एंड मिनरल्स ये सपोर्ट करते हैं ग्रोथ एंड हेल्थ को। ओके, तो सेकंड पे आ गई ये लाइन, फर्स्ट पे आ गई आर, ये तो हो गया। इसके बाद आएगा फ्रूट्स आर ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो है तो इसका इसके बाद ही आना था। फ्रूट्स आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ फाइबर दैट कीप्स आवर डाइजेशन इन ऑर्डर। थर्ड आएगा, इट मीन्स इफ यू डोंट वांट कॉन्स्टिपेशन, कंज्यूम फ्रूट्स। फ्रूट प्रोवाइड्स एसेंशियल विटामिन्स एंड एवोकाडो, लास्ट में आएगा एवोकाडो, इन एवोकाडो फॉर इंस्टेंस इज कंसिडर्ड एन आइडियल फूड फॉर बेबीज। ओके, यानी इसमें होगा ऑप्शन आर से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है सेंटेंस, तो आर आएगा हमारा ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 46। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आई फेल्ट अनईजी व्हाइल आई वाज वाचिंग द परफॉर्मेंस। सेकंड है, आई फेल्ट अनईजी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, आई फेल्ट अनईजी while the performance, I felt uneasy during the performance. I felt uneasy while I was watching the performance, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड अगर देखें, I felt uneasy during the performance, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन कौन सी है, तो थर्ड स्टेटमेंट देखें, I felt uneasy while the performance, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, while the performance। अब जहाँ पे while लग गया, while जहाँ पे यूज हो गया, या इसके बाद जो क्लॉज और जो वर्ब एंड होनी थी वो ing के साथ होनी चाहिए। ओके, while playing, while sleeping। ओके, while के साथ जो एंड होता है यहाँ पे वर्ब का या जो भी यूज होगा यहाँ पे वो ing के साथ एंड होनी चाहिए, जो ग्रामेटिकली यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ अगेन, आई फेल्ट अनईजी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस प्रोग्रेसेस। अब यहाँ पे ड्यूरिंग लगा है, ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय नाउन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नॉट बाय वर्ब फ्रेज लाइक परफॉर्मेंस प्रोग्रेसेस, यहाँ पे वर्ब यूज हुई है। ओके, तो ग्रामेटिकली इसमें भी एरर है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोग्रेसेस यहाँ पे यूज हो गया, तो इस कारण ये गलत है। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 3 एंड 4 यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 एंड 4। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही स्पीक परफेक्ट हिंदी, ही स्पीक्स परफेक्टली हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी परफेक्टली, या हिज हिंदी स्पीकिंग इज परफेक्टली वेल। ही स्पीक्स परफेक्ट हिंदी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ही स्पीक्स परफेक्ट हिंदी, वो बिल्कुल परफेक्ट हिंदी बोलता है। ही स्पीक्स परफेक्टली हिंदी, इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे यूज हुई है एडवर्ब परफेक्टली, ये एडवर्ब यूज हुई है यहाँ पे परफेक्टली,
ये गलत जगह पे यूज हुई है, इसका हो सकता था ही स्पीक्स हिंदी परफेक्टली, तो ये करेक्ट होना था। ओके, जैसे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ही स्पीक्स हिंदी परफेक्टली, इसमें अरेंजमेंट बिल्कुल सही दी गई है, तो ये थर्ड सही है। फोर्थ है हिज हिंदी स्पीकिंग इज परफेक्ट वेल, इसमें भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ओके, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 3 करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द बैग वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, द बैग वॉज टू हैवी टू मी टू लिफ्ट बाय माई सेल्फ, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर गिवन सेंटेंसेस। द रिजोल्यूशन वॉज अप्रूव्ड बाय द कमेटी इन इट्स लास्ट मीटिंग, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, वॉज अप्रूव्ड बाय द कमेटी, ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। करेक्ट एक्टिव वॉइस कौन सा है, देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में वाज अप्रूव्ड है, पास्ट कंटिन्यूस में है ये। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा हमने रिवर्स करके, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये द कमेटी अप्रूव्ड, द कमेटी अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन इन इट्स लास्ट मीटिंग, सिंपल है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट indirect from the following. Tripti said to me, Tripti said to me, when you are going to leave this place, when you are going to leave this place, तृप्ति ने मुझसे पूछा कि आप इस प्लेस को, इस जगह को कब छोड़ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रही है। तृप्ति said to का जगह तृप्ति asked me, when I was going to leave that place, ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, सो दैट्स इट, ये 50 क्वेश्चंस एनवायरमेंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हमें पूछ सकते हो। मैसेज करने से पहले फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारे मैसेज हमें ऐसे रिसीव होते हैं जो हमें फॉलो नहीं करते, मैसेज उनके आते रहते हैं, तो फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।